आपसे एक सवाल पूछूं कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी कंपनी को आप नंबर 1 या नंबर 2 पर रखेंगे, तो श्योरिटी से आपका जवाब होगा आइदर गूगल और एप्पल। पर किसी भी हाल में आप माइक्रोसॉफ्ट को इन दोनों से ऊपर नहीं रखेंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि एक कंपनी जिसे बिल गेट्स हेड करते थे, आज वो इतने नीचे आ चुकी है? और अगर वो इतना नीचे आकर भी बची हुई है तो उसका क्या कारण है? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद को सन 2000 तक संभाला था और उसके बाद 2014 से सत्या नडेला ने सीईओ के पोस्ट को संभाला है। पर 2000 से लेकर 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट को स्टीव बामर ने संभाला था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को सन 2000 में सबसे टॉप पर पहुंचा दिया था और उस समय इस कंपनी की कमान संभाली स्टीव बामर ने। जब स्टीव बामर ने ये कंपनी संभाली थी दोस्तों, तो सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर था। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के पास हॉटमेल था, जबकि 2004 में गूगल के पास जीमेल आया था। इतने बेहतरीन टूल्स, एप्स होते हुए दोस्तों, बामर माइक्रोसॉफ्ट को उसकी टॉप की पोजीशन पर बचा नहीं पाए थे। जितनी मेहनत से बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को टॉप पर लेकर गए थे, उतनी ही हाई स्पीड से स्टीव बामर सन 2000 से लेकर 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट को नीचे लेके आए थे। जिस दिन सत्या नडेला ने सीईओ पोस्ट को ज्वाइन किया था, वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट की हालत चरमरा चुकी थी और उस समय बिल गेट्स को पूरा यकीन था कि कोई इंडियन, खासकर सत्या नडेला, वो क्षमता रखते हैं कि वापस से वो माइक्रोसॉफ्ट को उसके अस्तित्व तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि कैसे एक इंडियन लड़के ने एक लड़खड़ाती हुई चकनाचूर कंपनी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में अपनी जान लगा दी। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि सत्या नडेला बचपन में क्या करना चाहते थे, तो वास्तव में आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि सत्या नडेला एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और इनफैक्ट उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से खेला भी है। आज सत्या नडेला से जब पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज है जो उनके पास है और सबसे कीमती है, तो ऐसे में सत्या नडेला हंसते हुए जवाब देते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार अपने बैट पर उनको साइन करके गिफ्ट किया था और वो बेहतरीन चीज है जिसे वो सबसे कीमती मानते हैं। नडेला के फादर सिविल सर्विसेज में एक काफी हाई पोस्ट पर हैं और एक इकोनॉमिस्ट थे और उनकी मदर एक ड्रामा की प्रोफेसर हैं। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि पापा सिविल सर्विसेज में तो कितने पढ़े लिखे होंगे और बच्चे से कैसी उम्मीद करेंगे। तो ऐसे में नडेला क्लास के एक एवरेज स्टूडेंट थे और उनके फादर एक टॉपर थे। पर फिर भी उनके फादर कभी भी उन्हें हाई प्रेशराइज नहीं करते थे कि तुम अच्छे ग्रेड लाओ, बस वो चाहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करें। और नडेला एक्चुअली जो भी करते थे वो करते अच्छे से थे। जब वो क्रिकेट खेलते तो बढ़िया से खेलते थे, जब पढ़ाई करते थे तो शानदार तरीके से पढ़ाई करते थे। बीटेक करने के लिए उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना। इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट किया। एक्चुअली ये टॉपर सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। जो भी इनके पसंद के सब्जेक्ट होते थे उसमें ये A+ लेकर ही आते थे, खासकर कंप्यूटर्स। तो धीरे धीरे इनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में MS के लिए अप्लाई किया और वहां पर कंप्यूटर साइंस में इनको सीट मिल गई। यहां से पास आउट होकर 1990 में इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के तौर पे काम किया। 1992 में इनको माइक्रोसॉफ्ट से जॉब मिला, पर जैसे ही दोस्तों इनको जॉब मिला उसी समय इनको MBA का एडमिशन भी मिल गया। अब ऐसे समय में इनके साथ मुश्किल ये आ रही थी कि क्या करें, तो इन्होंने वीकेंड में अपना MBA किया और वीकडेज में जॉब करी। पर कहानी में ट्विस्ट ये आता है दोस्तों कि इसी बीच इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी तय कर दी अनुपमा जी से और इन्होंने MBA प्लस जॉब के साथ अपनी शादी को भी निभाया। वैसे काफी सक्सेसफुल शादियों में से एक मानी जाती है इनकी शादी। 1992 में जब इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया तो उस समय कंपनी को हेड कर रहे थे बिल गेट्स। 1992 से लेके 2000 तक इन दोनों ने साथ में काम किया, पर एक्चुअली 1998 के आसपास आकर दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। ऑब्वियसली दोस्तों, एक सीईओ आके एक न्यू एम्प्लॉय से पहले दिन तो मिल नहीं लेता है। एक्चुअली जब बिल गेट्स ने इनके काम की तारीफ करते हुए इनको मेल लिखा, तो एक थैंक यू मेल लिखने के लिए नडेला ने वास्तव में 7 दिन का समय लगा दिया था, क्योंकि बिल गेट उस समय एक बहुत बड़े दिग्गज हुआ करते थे, जो शायद हम लोगों के लिए आज भी हैं। सन 2004 से 2014 के बीच, जहां पर एप्पल में स्टीव जॉब्स धमाका कर रहे थे, गूगल में सुंदर पिचाई जी आग लगा रहे थे, ऐसे समय में माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि स्टीव बामर के हाथ में थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 2014 में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट अपने निचले स्तर तक पहुंच चुका था, तो सीईओ बनने के लिए सत्या नडेला से पूछा गया कि क्या आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनना चाहते हैं। तो
तो ऐसे में दोस्तों उनका बहुत ही पोलाइट आंसर था कि मैं बनना नहीं चाहता, पर अगर आप लोग चाहते हैं मैं बनूं तो मैं बनूंगा। उस दिन दोस्तों 3 कैंडिडेट्स के नाम सजेस्ट किए गए थे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने के लिए, और बाकी 2 लोगों ने बहुत ही एग्रेसिवली कहा था कि हम बनना चाहते हैं। तो ऐसे में इनका जो मॉडेस्ट आंसर था, वास्तव में काफी ईमानदार आंसर ट्रीट किया गया, जिसने उनकी हेल्प भी बहुत करी सीईओ बनने के लिए। सीईओ बनते ही दोस्तों उन्होंने वास्तव में बिंग को, ऑफिस 365 को, स्काइप को, वन ड्राइव को, क्लाउड एंड एंटरप्राइजेस को इस तरीके से लॉन्च किया कि वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जड़ें फिर से पकड़नी चालू कर दी। अगले ही कुछ दिनों में विंडोज 10, सरफेस प्रो और एज ने माइक्रोसॉफ्ट को वापस एक रेस्पेक्टफुल प्लेस पर पहुंचा दिया दोस्तों। एक इंडियन लड़का वास्तव में एक ग्लोबल कंपनी को उसके पुराने स्थान तक लेकर जा रहा था। सत्या नडेला ने बहुत ही खूबसूरती से एक गिरे हुए माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड को वापस से रोल्स रॉयस ब्रांड की तरह उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जब सत्या नडेला से पूछा गया कि आप किसी को हायर करने से पहले उनकी कौन सी क्वालिटीज को देखते हैं, तो नडेला ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, मैं सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देता हूं। एक, सामने वाले की क्लैरिटी कि उसे कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरीके से क्लियर है, और दूसरा उसका लेवल ऑफ एनर्जी, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक क्लियर कॉन्सेप्ट है और उसके साथ एनर्जी भी है तो वो हमेशा अपने गोल्स को अचीव कर ही लेगा। ये नडेला का ही मार्गदर्शन है कि जो क्वार्टर अभी दिसंबर 2020 में एंड हुआ, जो कोविड से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड था, उसमें जो इनका एस्टिमेटेड $40 बिलियन का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आने वाला था, वो $43.1 बिलियन आया दोस्तों। सत्या नडेला सबको शिक्षा देते हैं कि हमेशा पैशनेट और बोल्ड रहिए, हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप कोई भी यूजफुल काम नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज हम अपना वीडियो पे एंड करेंगे।